नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ फिर एक बार मैं सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। एक हैरत अंगेज मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में आया है, जहां जालसाजों ने कागजों में हेराफेरी करके पूर्व मुख्यमंत्री की एक जमीन बेच डाली। ये हैरत अंगेज कारनामा आलापुर तहसील में हुआ है, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की पुश्तैनी जमीन को जालसाजों ने बेच दिया। और जब काम शुरू हुआ मौके पर, तब पता चला कि ये ज़मीन तो 20-25 साल पहले बिक चुकी है। बड़ी हैरत भरी बात है। आलापुर तहसील अंबेडकर नगर की वो जगह है जहां पर रामनगर गांव है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी मौसी की शादी आलापुर में हुई थी और वहां पर उनके नाम पर बहुत सारी ज़मीनें थीं। बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने उस ज़मीन को 2024 में उनका नाम खतौनी में चढ़ा, लेकिन चूंकि वो कभी वहां आए गए नहीं, इसलिए केयर टेकर की देखरेख में वो चलता रहा। जानकारी तब हुई जब उस ज़मीन पर कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया और केयर टेकर ने इसकी सूचना एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट को दी। उसके बाद जिले में हंगामा मच गया। दिग्विजय सिंह की मौसी मकरही रियासत है आलापुर में, वहाँ पर उनकी शादी हुई थी। और बताते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो सीलिंग के दौरान काफ़ी सारी ज़मीनें इधर उधर हो रही थी, तो उनकी मौसी ने उनकी मां अपर्णा देवी के नाम पर कुछ ज़मीन आलापुर तहसील के रामनगर गांव में कर दी थी। लेकिन 1986 में दिग्विजय सिंह की माता जी का निधन हो गया और करीब 38 साल बाद अब इस ज़मीन को लेकर तस्वीर साफ हुई है, लोगों के सामने जानकारी आई है। इसी बीच बताते हैं कि तहसील के ही कुछ लोगों ने गोलमोल करके कागज में इस ज़मीन का बैनामा किसी तीसरे के नाम कर दिया। लेकिन इसी बीच तहसील प्रशासन द्वारा भी 18 मई 2024 को यह ज़मीन वरासत के तौर पर दिग्विजय सिंह के नाम पर दर्ज कर दी गई, जो सालों से खाली पड़ी है। लेकिन बताते हैं कि हसवर इलाके के एक जालसाज राम हरक चौहान ने 1989 में ही ये ज़मीन बेच दी थी मुख्तार आम के जरिए, और दिग्विजय सिंह को न पता थी न इलाके में किसी को पता थी। ये तो 2025 में जब इस ज़मीन पर काम शुरू हुआ 35-40 साल बाद, तब लोगों को पता चला कि ये ज़मीन तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर है। फिलहाल प्रशासन ने वहाँ काम रुकवा दिया है और अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है कि कैसे ये हेराफेरी की गई। लेकिन जिसने ये हेराफेरी की थी उसका भी निधन हो चुका है। तो अब केयर टेकर तो है, ज़मीन खरीदने वाला भी है, लेकिन बेचने वाला मर चुका है। तो जिसने खरीदा उसका तो पैसा डूबा, वो तो गया। और 30-40 साल पुराना मामला है। आज की तारीख में ज़मीन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम पर है। हालांकि इतनी महंगी नहीं है, लोग बताते हैं कि 50 लाख के लगभग की ये इसकी कीमत आज की तारीख में वहाँ होगी। उनका ध्यान भी इस ओर नहीं था, वो तो केयर टेकर ने न दिलाया होता तो शायद पता भी ना लगता। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से जालसाजी होती है तहसीलों में, जिनको बहुत दूसरे राज्य में या किसी दूसरी रियासत में ज़मीनें मिली थी, इसी तरह लोगों ने उन ज़मीनों को लूट लिया फर्जी कागज़ बनाकर। लेकिन चूंकि ज़मीन दिग्विजय सिंह के नाम पर तहसील में दर्ज है खतौनी में, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। कब्जा जो लोग लेने आए थे, कब्जा खाली करा दिया गया, केयर टेकर के पास है। खाली घटनाक्रम इतना हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जुड़ने से ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया और इस ज़मीन पर लोगों का ध्यान गया कि अंबेडकर नगर से दिग्विजय सिंह का क्या रिश्ता रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके मामले में तो प्रशासन ने तेज़ी से कार्रवाई की। आज प्रदेश की विभिन्न तहसीलों में, विभिन्न गाँवों में ऐसे कितने मामले हैं जिनको जालसाजों ने मुख्तार आम बनकर
जो लोग नहीं हैं, मृत हो चुके हैं, उनके नाम पर बहुत सारी ज़मीनें बेच दी हैं और तमाम फर्जी मुकदमे तहसीलों में फर्जी लोग बनकर खड़े हो जाते हैं और सालों साल लोगों को चलाते हैं। राजस्व के मामले निपटते नहीं हैं, फिर रेवेन्यू बोर्ड हाई कोर्ट तक जाते हैं, कई पीढ़ियां मर जाती हैं इसी में। अब प्रशासन सख्त हो तब तो मौके पर निस्तारण हो जाता है, जैसे दिग्विजय सिंह के मामले में हुआ। अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की। आप ये कहिए कि जिनको अगर सीनियरिटी के आधार पर देखा जाए तो वो आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी होते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अब वो घर बैठने को मजबूर हैं। यूपी पुलिस के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर आशीष गुप्ता इस समय हैं, 1989 बैच के आईपीएस हैं और उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट मांगा है, जबकि अभी उनकी नौकरी लगभग 2 साल यानी कि 25 पूरी और 26 के दिसंबर तक 22 महीना तो पक्के तौर पर है। इतने पहले रिटायरमेंट लेना बहुत चौंकाता है। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस के सबसे सीनियर अफसर आशीष गुप्ता 1989 बैच के आईपीएस हैं। वो वर्तमान में डीजी रूल और मैनुअल जैसे एक महत्वहीन पद पर तैनात हैं। वो तो कहिए कि अब डीजीपी हेडक्वार्टर जब से बना तो वहाँ बैठने के लिए एक ऑफिस बन गया, नहीं तो प्रदेश में एक कमरा था जहाँ डीजी लेवल के अफसर ये बैठता था, रूल और मैनुअल का। ना कोई रूल बनता है ना कोई मैनुअल है, ना इनसे कोई पूछता है ना किसी मीटिंग में बुलाए जाते हैं। बस खाली एक पद बना है, जिनसे सरकार नाराज होती है उनको संट करके किनारे बैठा देती है और फिर वहीं से कहती है रिटायर हो जाओ। आशीष गुप्ता के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दूं। 2 साल पहले 2022 में वह उत्तर प्रदेश लौटे, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन जब वो 22 में आए तो 7 महीने तक सरकार ने उनको वेटिंग में रखा और जून 2024 में उन्हें डीजी रूल और मैनुअल बनाया गया। एकदम बेकार पद माना जाता है। तो आशीष गुप्ता के साथ ऐसे कई घटनाक्रम हो गए जो उनको न सेंटर में रहने दिए न यूपी में वो किसी लायक रहे। आशीष गुप्ता को शायद इसीलिए बीआरएस लेना पड़ा, इसके बारे में सोचना पड़ा। इसके पीछे एक चर्चा ये बताई जाती है कि जब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे तब उनकी नियुक्ति नाइट ग्रिड सीईओ के रूप में हुई थी, जो आतंकवाद के खिलाफ सर्विलांस का काम करती है, और वहाँ सीईओ के तौर पर भारत सरकार में उनके काम को लेकर कुछ नाराजगी जताई गई थी। कुछ अनबन गृह मंत्रालय से हुई, जिसके बाद कहा यह जाता है कि केंद्र सरकार ने यूपी को चिट्ठी लिखी, चीफ सेक्रेटरी को कहा कि एक चिट्ठी लिख दीजिए जिससे इनको हम समय पूर्व वापस भेज दें यूपी, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर सहमति नहीं बनी, जिसके बाद से फिर आशीष गुप्ता को डीजी स्पेशल के तौर पर बीएसएफ में रखा गया। उस समय दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे। जब उनका कार्यकाल लगभग पूरा हुआ, टेन्योर 5 साल का, तो दिसंबर 2022 में उनको उत्तर प्रदेश वापस भेज दिया गया। वहाँ तो नाराजगी फटे ही यहाँ भी आ गई। यहाँ क्यों थी? बताया जाता है कि जब सीए को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ आंदोलन चल रहा था, उस दौरान सोशल मीडिया पर आशीष गुप्ता ने कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर यूपी सरकार उनसे नाखुश थी। आज कैरियर के अंतिम दौर में उसी नाखुशी, उसी उपेक्षा के चलते आशीष गुप्ता ने अब यह फैसला किया है कि अब नौकरी में रहने से अच्छा है कि वीआरएस ले लो, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिया जाए। एक चीज जरूर है कि वो सीनियरिटी के साथ साथ पूरी नौकरी में ईमानदारी के लिए चर्चित रहे हैं। उनकी ईमानदारी पर कोई दाग नहीं रहा है, भ्रष्टाचार की कोई कहीं पर संभावना नहीं थी, लेकिन सिर्फ नौकरी में ईमानदार होना ही सबसे बड़ी इंटीग्रिटी नहीं है। आपकी जो व्यवहारिक पक्ष है वो भी मजबूत होना चाहिए। भ्रष्टाचार से वो दूर रहे, लेकिन उनके व्यवहारिक पक्ष पर कई सारी उंगलियां उठी, जिसके नाते उनके कामकाज को लेकर सरकारें नाराज होती रहीं, और यही वजह भी रही कि वो बहुत किसी सरकार के नज़दीक नहीं आ पाए, घुल मिल नहीं पाए। आशीष गुप्ता की पत्नी भी आईपीएस अफसर हैं, इस समय वो डीजी ट्रेनिंग के पद पर हैं, तिलोत्तमा वर्मा।
वो 1990 बैच की हैं, उनसे एक बैच जूनियर हैं। और उत्तर प्रदेश में 1990 बैच के ही डीजीपी भी हैं प्रशांत कुमार, और वो मई में रिटायर हो रहे हैं। और उनसे सीनियर अफसर, उसकी नौकरी उनसे ज़्यादा बची थी, लेकिन यही है किस्मत का खेल कि वो डीजीपी उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाए। तिलोत्तमा वर्मा डीजी ट्रेनिंग के पद से इसी साल रिटायर भी हो जाएंगी। तो एक परिवार जो दोनों आईपीएस थे पति पत्नी, उनके कैरियर में कितना उतार चढ़ाव रहा, और सरकारों से तालमेल न हो पाने के कारण उनका कैरियर कितना पहले डामाडोल हुआ और अब ख़त्म हो गया। यानी कि नौकरी के आखिरी के 4 साल, 5 साल, 6 साल जब आप उच्च पदों की ओर जाने की सोचते हैं, वहीं पर आपका ब्रेक लग गया, वहीं पर आपका ग्राफ नीचे आ गया और आपने वहीं से मन बनाया कि अब इस नौकरी में कुछ नहीं रखा है, अब लौट चलो। तो जहां चमकदार कैरियर था, वहां अचानक से अंधेरा आ जाना, फुल स्टॉप लग जाना दर्शाता है कि शीर्ष पदों की ओर जो लोग बढ़ते हैं उनको कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना चाहिए। अब एक खबर उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़ी हुई, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर विधायक काफ़ी हसरतें पाले हुए हैं, काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो विधायक मंत्री बनने के इंतजार में थे, मंत्रिमंडल विस्तार के इंतजार में थे, अब उनकी मुराद पूरी होने वाली है। और संभवतः होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ लोगों को मौका मिले। जो आजकल हलचलें चल रही हैं, उससे साफ है कि होली का इंतजार चल रहा है, क्योंकि कुंभ मेला समाप्त हो गया है सकुशल। सरकार इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर मान रही है और प्रचारित कर रही है। पूरे देश में भाजपा और योगी की सरकार का नाम हुआ है। उसके बाद अब मंत्रिमंडल के काम को वो आराम से करना चाहती है। पहले ये चर्चा आई थी कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व नया अध्यक्ष बदलने वाला है, देने वाला है। उसको लेकर कई महीनों से नाम आगे पीछे हो रहा था। उस योजना पर अभी काम चल रहा है, उसमें देरी है। शायद यही वजह है कि उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कराने की तैयारी है। इस विस्तार में लेकिन ऐसा चर्चा है कि पूर्व मंत्री रहे, इलाहाबाद में अभी कुंभ समाप्त हुआ है, सिद्धार्थ नाथ सिंह, उनको फिर से मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। वो एक प्रबल दावेदार हैं। श्रीकांत शर्मा जो मथुरा से विधायक हैं, राजेश्वर सिंह जो लखनऊ से विधायक हैं, बलदेव औलख जो इस समय उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, उनके भी प्रमोशन की संभावना है। श्रीकांत शर्मा पहले ऊर्जा मंत्री रहे हैं, आएंगे तो स्वाभाविक के कैबिनेट मंत्री बनेंगे और उनका दावा मजबूत भी है। वो बीजेपी में कई राज्यों के इस समय प्रभारी हैं। चूंकि जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनके जाने के बाद, अनूप प्रधान के जाने के बाद 2 पद वैसे भी खाली हैं उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में, और पीडब्ल्यूडी जैसा महकमा भी मुख्यमंत्री के पास है। तो ये महकमा किसके पास जाएगा, सब पर इसकी नज़र है। राजेश्वर सिंह जो अपनी ईडी की चमकदार कैरियर छोड़कर आए हैं, सरोजनी नगर से विधायक हैं, वो भी मंत्री बनने के दावेदारों में शामिल हैं। एक और प्रमुख नाम है अशोक कटारिया का। अशोक कटारिया उत्तर प्रदेश में पहले परिवहन मंत्री रहे हैं, बिजनौर से आते हैं और इस समय वो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के मेंबर हैं। कटारिया सादा जीवन जीते हैं और संगठन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में हैं। उनके पूरे कैरियर पे कभी कोई दाग नहीं लगा। बलदेव औलख लगातार 2 बार से राज्य मंत्री हैं, उनके प्रमोशन होने की पूरी संभावना है। इसलिए है कि एक चर्चा ये भी आई है कि 75 साल के लगभग या उससे पार के जो लोग हैं, उसमें से कुछ मंत्रियों को अब आराम दिया जा सकता है, तो उनकी जगह पर नए लोग एंट्री हो जाएगी। अभी योगी सरकार का सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा ये लोग मंत्री बने थे। वेद प्रकाश गुप्ता जो अयोध्या से विधायक हैं, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अयोध्या भाजपा सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गई है। अनुपमा जायसवाल पहले मंत्री रही हैं, वो भी बहराइच से आती हैं, वो दोबारा इस कोशिश में हैं कि उनको मंत्रिमंडल में मौका मिले। तो ये जो प्रमोशन है और नए चेहरों को जगह देने की चर्चा है, ये सब करीब
8 लोगों को मंत्रिमंडल में आगे पीछे किया जा सकता है। हालांकि 54 इस समय सीट है, 6 खाली है, लेकिन 1-2 लोगों को सरकार हटाने पर विचार कर रही है। तो स्वाभाविक है कि 7-8 लोगों के लिए नई जगह बनेगी। एक नाम जो बहुत चर्चा में रहा है वो समाजवादी पार्टी छोड़ कर गए थे मनोज पांडे। वो चाहते तो हैं मंत्री बनना, उनकी कोशिश भी है, लेकिन अगर वो मंत्री बनाए जाएंगे तो फिर उनके ऊपर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, मंत्री वो बनना चाहते हैं। मंत्री कैसे बनेंगे? या तो विधायकी को सदस्यता गंवानी पड़ेगी, तो ये एक उनके सामने संकट है। लेकिन वो जोर पूरा एड़ी चोटी का लगाए हैं, क्योंकि वो समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। लेकिन योगी सरकार 3 साल पूरे कर चुकी है, उसके पास मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए बहुत पर्याप्त कारण है, दबाव है और जगह भी खाली है। अब ये देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी क्या इस मंत्रिमंडल में आएंगे और वो दोनों सीट एक साथ संभालेंगे जब तक नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता। तो ये सब समीकरण और गणित है। ये आने वाले 14 मार्च जब होली बीतेगी उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि मार्च का महीना इस बार बीतने नहीं पाएगा। अब बात उत्तर प्रदेश में अफसरों के साठगांठ और घोटाले से जुड़ी हुई है। सड़क बनाने वाला महकमा आप जानते ही हैं कि पीडब्ल्यूडी समुद्र है, जो जाता है वो डूबने लगता है, तैरने लगता है। योगी सरकार घोटालों को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी में तमाम सारे उपक्रम कर रही है, सख्ती कर रही है। लेकिन जो दांव पेच में माहिर हैं वहाँ ठेकेदार और अफसर मिलकर ऐसा मैनेजमेंट करके रास्ता निकालते हैं कि सरकार का हर हथकंडा, हर कोशिश फेल हो जाती है। आज हम आपका ध्यान गोंडा जिले की ओर लेकर जाएंगे, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग में लगभग 500 करोड़ रुपए के टेंडर में गोलमाल के चलते एक साथ पूरे जिले को मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। चीफ इंजीनियर से लेकर एसी तक को रातों रात हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री से जब शिकायत हुई और इसकी जांच कराई गई तो इसकी गाज कई सारे अफसरों पर गिरी है। चीफ इंजीनियर, एसी, एक्सियन सब इस लपेटे में हैं, क्योंकि गोंडा जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग में टेंडरों के मैनेजमेंट की शिकायत सरकार को मिल रही थी और सरकार के गोपनीय जांच में फिर रातों रात ये कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खासतौर से देवीपाटन मंडल में, जहां पर पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के समर्थकों का डंका बजता है, उनकी इच्छा के बिना कोई टेंडर नहीं डाल सकता, कोई टेंडर ले नहीं सकता, वहां पर अफसरों को हिदायत दे रखी थी कि निष्पक्षता से टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ठेकेदारों ने अफसरों के साथ गठजोड़ करके सपोर्टिंग सिस्टम ऐसा डेवलप किया फर्मों के बीच कि एक तुम ले लो, एक वो ले ले। ये खेल चल रहा था और सबका काम चल रहा था। लेकिन ये मामले जब बड़े स्तर पर मैनेज होने लगे तो शिकायत ऊपर तक पहुंची। बताया जाता है कि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती में सड़कों के टेंडर इंजीनियर मिलकर मैनेज कर रहे थे और इस खेल में लड़ाई 2 बड़े ठेकेदारों के बीच छिड़ गई, जिसमें आलोक कंस्ट्रक्शन के राकेश पांडे और एमएलसी मंजू सिंह के भतीजे निर्भय सिंह की टकराहट तेज हो गई। हालांकि अभी तो चीफ इंजीनियरों पर गाज गिरी है, अभी और जांच चल रही है, अभी इसमें कई सारी फर्में भी ब्लैकलिस्ट हो सकती हैं। और देवीपाटन मंडल में मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव अजय चौहान को साफ निर्देश दे दिया है कि कोई नई सड़कें स्वीकृत न की जाएं। तो साफ है कि गोंडा जिले में बृजभूषण सिंह का दबदबा है, उनके दबदबे के आगे अधिकारी बौने साबित होते हैं। जो अधिकारी जमीन पर हैं वो जानते हैं कि बृजभूषण की इच्छा के बिना मंडल के किसी जिले में टेंडर प्रक्रिया सामान्य रूप से चल नहीं पाएगी। अब इधर न करें तो इधर फंसें और इधर करें तो ऊपर वाला मारे। तो एक साथ कई तरफ से अफसर घिरे हुए हैं। लेकिन चूंकि उनकी भी आदत है कि कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और ऊपरी कमाई की उनको आदत लगी हुई है, तो स्वाभाविक है कि जब पकड़े जाओगे तो सबसे पहले गर्दन आपकी ही दबेगी। सरकारी अफसर का हश्र हमेशा
जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें बुरा होता है। तो जो पीडब्ल्यूडी महकमा ये दावा करता है कि हमारे प्रदेश की सड़कों को हम एकदम चिकना बना देंगे, हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, उस समुंदर में जहां अफसर जाकर डूबना चाहते हैं वहां पर ठेकेदार और अफसर गोंडा जिले में जो गठजोड़ कर रहे थे उसका खुलासा हुआ है। इस खुलासे में ये बात साबित हुई है कि आज भी सबसे मलाईदार अगर कोई महकमा है तो पीडब्ल्यूडी है। हालांकि उसकी प्रगति बहुत धीमी है, वो सड़कों को चिकना और किसी के गाल की तरह नहीं बना पा रहे हैं, उनका बजट नहीं खर्च हो पा रहा है, उनकी स्थिति ढाक के 3 पात वाली हो गई है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बदनामी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ अफसर ऐसे हो जाते हैं जिनको अगर दाग लगे तो घबराते हैं, लेकिन कुछ लोग दाग को अच्छा मानने लगे हैं। भ्रष्टाचार, ऊपरी कमाई, ये कुछ अफसरों को ढीठ बना देती है। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको बदनामी से भी डर नहीं लगता है। ऐसे हालात पर आज ये लाइनें बड़ी सटीक बैठती हैं। सुनिएगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। और अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। नमस्कार।